गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा ये हमने निकाल लिया था। हम क्वेश्चंस कर रहे थे अलजेब्रिक मेथड के, ठीक है ना। डी इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, कर्व को सॉल्व करिए, डी इज इक्वल टू 0 करिए। एक तरीका ये था और मैंने कहा था अगर जो रिक्वायर्ड पड़ती है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। बेटा कर्व आपको दे रखा था ये वाला पाई इज इक्वल टू दिस, इस पे टेंजेंट डाली गई है 1,7 पे। वो टेंजेंट इस कर्व को टच कर रही है क्यू पे। बेटा मुझे क्यू निकालना है, ठीक है। पहली बात तो टेंजेंट इस पे डाली गई है स्टार्टिंग में, पॉइंट 1,7 है, डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे कितना मिला 2x। तो बेटा ये स्लोप मुझे मिल गया 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस 7 y माइनस 5 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पॉइंट मेरा 1,7 है तो बेटा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस x1। तो बेटा मेरी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। बेटा ये जो लाइन है ये इस कर्व को टच कर रही है, इसको इस कर्व को टच कर रही है। तो मैंने कहा था इसको सॉल्व कर ले, ठीक है ना। सॉल्व करके क्या होगा बेटा, जब मैं इसको पुट करूंगा इसमें तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12 y की जगह 2x प्लस 5 और बेटा एंड में c इज इक्वल टू 0। बेटा देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 85 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, q निकालना है। q का मतलब मुझे पॉइंट निकालना है, पॉइंट का मतलब x निकालना है क्योंकि q में x y दोनों आएंगे, ठीक है ना। अगर x निकल गया तो y निकल जाएगा, ठीक है। बेटा देखिए जो d होता है, देखो जैसे अगर मैं d निकालता हूँ, टच कर रही है d निकालूंगा तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर दैट इज 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 85 प्लस सी, ठीक है। जब बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा सी मेरा माइनस 95 आएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ जी। बट एग्जामिनर ने बेटा हमसे सी नहीं पूछा, तो बेटा ये होता है टाइम खराब करने वाला। यही वाला कुछ चीज ऐसे अपने आप से डाल देगा कि बच्चे का टाइम खराब होगा। अब बेटा सी निकल गया, वो सी को उठा के इसमें डालेगा, फिर इक्वेशन के फैक्टर करेगा, बेटा वहां से आपका एक्स निकल के आएगा। क्या आप मेरी बात समझे, वहां से आपका एक्स निकल के आएगा। एक अप्रोच तो बेटा ये था जो मैंने आपसे कहा था डी इज इक्वल टू 0 वाली, ठीक है ना। जब मैं डाल दूंगा तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा -10 होगा, उसके बाद 5 कॉमन, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2, ठीक है ना। इस तरह फैक्टर निकाल लोगे। बट बेटा एक सेकंड अप्रोच बेटा मेरे पास और बचता है, अगर आप ध्यान से देखो, एग्जामिनर बोल रहा है दोनों रूट्स मेरे इक्वल हैं, दोनों रूट्स मेरे क्या है, बेटा ये प्लस आएगा क्योंकि जब माइनस खोलूंगा तो बेटा इधर भी माइनस आ जाएगा, उधर जाने पे ये प्लस हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा था, ये क्या आएगा, प्लस आएगा सी, प्लस होते ही 140 हो गया, ठीक है। तो बेटा सी 140 180, 180 में से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर 12 और इधर क्या मिलेगा बेटा, इधर मुझे मिलेगा 1 2 3 36, ठीक है। उसके फैक्टर कर लीजिएगा आपको ये आ जाएगा, ठीक है। बट बेटा एक सेकंड अप्रोच मेरे बोलता है कि मैंने बोला था अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी मैं कर सकता हूँ। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा तो 2 बीटा कितना हो जाएगा, हम जानते हैं तीनों में से कौन सी चीज मेरे पास नोन है। देखो बेटा अल्फा और बीटा के टर्म में बेटा मेरे पास दो रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। सी बेटा मेरा अननोन है तो ये वाला रिलेशन मुझे काम का नहीं है, ठीक है। बट बी और ए बेटा मेरे लिए नोन है तो बेटा इस वाले रिलेशन को मैं यूज कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू -12, अल्फा इज इक्वल टू -6। ये हमारा आंसर आ गया। देखो वैसे भी हमारा ये आंसर आता है, यहाँ पे 36 आता, 36 होने का मतलब 6 स्क्वायर, तो आपको मिलता है x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा तरीका जाने से बेटर ये है कि आप सीधे यहाँ पे अप्रोच कर लो, ठीक है। तो दोनों मेथड काम के हैं, कई बार डी काम आता है, ये काम नहीं आता जब आपको बाकी चीज अननोन दे रखी हो, ठीक है ना। कई बार आपको ये इजिली निकाल ले जाता है, डी अटक जाता है, ठीक है। डी से तो खैर ऑलवेज ही आ जाएगा, कई बार हो सकता है लेंदी जाए बट डी से तो ऑलवेज आ ही जाएगा, ठीक है। बेटा अगली हेडिंग है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट।
बेटा देखिए मैंने आपको 11th में पढ़ाया भी होगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि बेटा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की जब भी मैं बात करूंगा तो कब यूज करते हैं, अगर मुझे कर्व पे कोई भी पॉइंट मुझे लेना है, अगर मुझे कर्व पे कोई भी पॉइंट मुझे लेना है तो बेटा मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करूंगा। क्लियर। स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं, साइन का होता है बेटा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, वाई का होता है पैराबोला का होता है एक्स की जगह 80 स्क्वायर, वाई की जगह 280। मैं लास्ट ये पढ़ा चुका हूँ आपको। इलिप्स के लिए एक्स के लिए cos थीटा, वाई के लिए b sin थीटा। हाइपरबोला के लिए एक्स के लिए a sec थीटा, वाई के लिए b tan थीटा। अब बेटा यहाँ से अब इधर जरा समझिएगा बेटा, मान लो मैंने आपको बोला x क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर, अब मैं क्या लूँ, तो बेटा मुझे इस तरह से लेना पड़ेगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो बेटा अगर मैं y की जगह टी क्यूब लेता हूँ तो टी क्यूब डालने पे क्या हो जाएगा t की पावर 6, तो मुझे x कितना मिल जाएगा टी स्क्वायर, तो बेटा y हो गया टी क्यूब, x हो गया टी स्क्वायर। इसमें क्या मानू बेटा, बेटा मैं इसमें cos की इस तरह से मानूंगा, cos की पावर, मान लो मैं इधर a cos क्यूब लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा a की पावर 2/3, cos क्यूब की पावर 2/3, 3 और 3 बेटा ये कट जाएगा, सेम साइन के अंदर भी 3 और 3 कट जाएगा, आपको बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और बेटा a की पावर 2/3 कॉमन निकल चुका होगा, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है ना, तो साइन को इस तरह से लेना है कि आपका काम हो जाए। ठीक है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू रूट ए, तो क्या हो जाएगा ए कॉस की पावर 4, सर 4 क्यों, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी 1/2 है, तो 1/2 और 4 जब कटेगा तो बेटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर बच जाएगा, मेरे पास इधर कॉस स्क्वायर बचना चाहिए। क्लियर हुआ। एक बात और, ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमने बोल रहा है नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा ऑलवेज पासेस थ्रू। बेटा देखो साइन कॉस मुझे अगर दे रखा है तो मैंने आपसे कहा था पहले पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में साइन कॉस अगर हो तो ट्राई करो कर्व फाइंड करने का। तो कॉस कितना हो गया, x अपॉन a इज इक्वल टू -1 sin y अपॉन a, स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया x स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब बेटा ये क्या है, सर्कल, बेटा सर्कल के सारे नॉर्मल बेटा सेंटर से पास होते हैं, तो बेटा इसका सेंटर क्या होगा a,0, तो आंसर क्या आ गया B। समझ में आया बेटा। अगली हेडिंग है व्हेन टेंजेंट ऑफ द कर्व क्रॉसेस अगेन। हेडिंग का बेटा समझिएगा प्रॉपर्ली कि अगर भाई मैं कर्व के ऊपर किसी पॉइंट से टेंजेंट डालता हूँ तो बेटा अगर वो कर्व को क्रॉस वापस कट जाती है, ठीक है ना, वो बेटा कॉस केस है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बेटा ये है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें पहले, तो उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कर्व से सॉल्व करें। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो अब क्या आ जाएगा, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि y को उठा के x की जगह डाल दें तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक के कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। ठीक है ना, एक आंसर आएगा इसके लिए, एक आंसर आएगा इसके लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, क्यूब बनेगी शायद। अगर ये वाला कर्व, अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो क्यूब बननी चाहिए, क्योंकि देखो ग्राफ मेरा क्यूब टाइप का है। इधर टच किया तो स्क्वायर आएगा, पावर में स्क्वायर आएगा, इधर एक बार कट किया तो पावर और आएगी। ठीक है, ये चीज अभी क्वेश्चन समझाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है ना, अब दूसरा तरीका देखिए दूसरा तरीका है बेटा जो मैंने आपको पॉइंट आउटसाइड द कर्व में बताया था कि भाई एक टेंजेंट का स्लोप मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो बेटा इस कर्व का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ एज ए टेंजेंट, ठीक है। दूसरा बेटा मैं इस कर्व का स्लोप निकाल सकता हूँ पॉइंट डिस्टेंस से, q2 minus 1 y1 upon p minus y2 is equal to dy upon dx at x1 y1। याद आया जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है ना, इसके अलावा बेटा मेरे पास दो अननोन है, मेरे पास दो अननोन है। अगर मान लो मैं x, इसके अलावा हम जानते हैं ये दोनों पॉइंट कर्व के ऊपर हैं, तो बेटा इस पॉइंट को कर्व पे डाल के इक्वेशन निकालूंगा, इस पॉइंट को कर्व पे डाल के इक्वेशन निकालूंगा, इस इधर से बेटा मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई, तो बेटा मेरे पास टोटल तीन इक्वेशन आई हैं, दो अननोन आई हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा कई बार ये वाली इक्वेशन मेरे लिए सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। तो बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि ये y2 y1 x1 y1, ये मेरा y2 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो बेटा इस वाली वैल्यू को हम कई बार इन दोनों के यूज करके भी हम इसको निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब इन दोनों, मतलब ये आपस में सॉल्व करना टिपिकल हो जाता है, या फिर मुझे डिजायर्ड रिजल्ट ना दे तो मैं इसकी वैल्यू को निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, और उस वैल्यू को बेटा वापस में dy/dx से इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं अगर दोनों को माइनस करूंगा एक कर्व्स को तो बेटा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 मुझे मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखिएगा, ये जो सेकंड चीज बोली ना बेटा, ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। सर आपने इधर भी कुछ बोला था कि सर टच करेगा स्क्वायर जाएगा, आपने इधर भी कुछ बोला कि सर इनका यूज करेंगे, ये क्या चीज है? थोड़ा बहुत तो क्लियर, थोड़ा बहुत तो आया बट प्रॉपरली नहीं आया, तो बेटा क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रॉपरली आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तरीका है, समझिए। मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है बेटा, बेटा आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, पहले तो 1 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए ईमानदारी से। पढ़ लिया होगा बेटा आपने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ टेंजेंट एट पॉइंट P टू द कर्व x square is equal to y cube intersect curve again at Q, line OP and OQ meet at angle tan alpha tan beta, फाइंड tan alpha अपॉन tan beta। बेटा कुछ इस तरह से है कि मान लो ये मेरा कर्व जा रहा है, ठीक है, ये P पे तो टेंजेंट है और Q पे कट कर रही है, P पे तो क्या है, ये टेंजेंट है और Q को बेटा कट करके निकल रही है, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैंने सेंटर से P को जोड़ा तो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, सेंटर से Q को जोड़ा तो बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और मुझे tan अल्फा अपॉन tan बीटा चाहिए। तो बेटा पहली बात तो पैरामीटर तो कौन, तो मुझे मिल गए t1 स्क्वायर प्लस t1 क्यूब। बेटा ध्यान रखिएगा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में अगर मुझे 2 पॉइंट मानने हो तो बेटा हम t1 t2 करके मानते हैं, कैसे t1 t2। दूसरा पॉइंट क्या मिल गया बेटा, t2 स्क्वायर माइनस t2 क्यूब। अब बेटा tan अल्फा क्या है, स्लोप, स्लोप क्या होगा बेटा, y1 क्यूब माइनस 0 अपॉन x1 क्यूब माइनस 0। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, t1 मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू t1। सिमिलरली बेटा tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू t2। तो बेटा मुझे एक्चुअल में t1 अपॉन t2 को निकालना है, क्लियर। चलिए अगला काम क्या होगा बेटा, कर्व को डिफरेंशिएट करने, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। तो मुझे क्या मिल गया बेटा, कर्व को डिफरेंशिएट करने पे मुझे मिल गया 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, मतलब 3x स्क्वायर अपॉन 2y, पॉइंट डाल दें, क्या डाल दें, तो बेटा x की जगह तो t1 स्क्वायर और y की जगह t1 क्यूब। हाँ जी, तो मुझे घटपट क्या मिल गया, मुझे मिल गया 3/2 t1, 3/2 t1 मतलब स्लोप एट पॉइंट P, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन कि या फिर तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूं, उसको कर्व से सेटिस्फाई करूं, बट उसमें एक दिक्कत है कि मुझे टी में खेलना पड़ेगा, ठीक है, एक्स वाई में हैंडल करना पड़ेगा। तो उससे बेटर सेकंड ऑप्शन का क्या बेटर रहेगा बेटा, कि मैं स्लोप को इक्वेट कर दूं, तो सब कुछ टी में आएगा और मुझे टी में ही आंसर चाहिए। तो 3/2 t1 मुझे कितना मिल जाएगा, t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। बेटा एक बार फैक्टर काट दिए तो नीचे तो बन गया t2 प्लस t1, क्योंकि दो फैक्टर होने थे, t2 माइनस t1 t2 प्लस t1। ऊपर के बेटा दो फैक्टर होने थे, t2 माइनस t1 और t स्क्वायर, t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t1 t2। क्या समझ में नहीं आया, हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मेरे पास इक्वेशन सिंपलीफाई होकर ये आ गई और फाइनली बेटा ये आ गई। अब बेटा मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए t2 अपॉन t1, t1 अपॉन t2। तो सर t1 अपॉन t2 कैसे लेके आऊँ, क्योंकि बेटा देखिए मुझे यहाँ पे रेशियो काम का है। अभी मेरे पास दो इक्वेशन है, अगर मैं दो इक्वेशन को हैंडल करूंगा तो बेटा मुझे दो अननोन है, अगर मैं दो अननोन को हैंडल करूंगा बेटा तो बेटा मुझे क्वेश्चन में दो रिलेशन चाहिए होंगे,
ठीक है। तो वैसे हमारे पास दो रिलेशन के लिए मैंने आपको तरीका ही बताया था कि दोनों पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। बट उससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई अगर मैं पूरे फंक्शन का, मुझे t1/t2 चाहिए, तो अगर मैं पूरे फंक्शन का t2 स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो बेटा ये मुझे क्या मिलेगा, t1/t2 का होल स्क्वायर माइनस 2 t1/t2, और ये मुझे चाहिए, इसको मैं z मान लेता हूँ, तो बेटा मेरे पास कितना आ गया, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो z मुझे कितना मिल गया बेटा, z मुझे मिल गया -2, और बेटा इधर से z मुझे मिल गया 1। क्लियर, दैट इज t2/t1 इज इक्वल टू -2 मुझे एक तो मिल गया, और बेटा एक मुझे मिल गया 1। अब बेटा 1 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 1 रहा तो t1 इज इक्वल टू t2 हो जाएगा, मतलब वही पॉइंट मिल जाएगा वापस, ठीक है। मतलब p और q मेरे दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे, और एग्जामिनर दोनों को डिफरेंट पॉइंट बोल रहा है, तो मेरा क्या आंसर होगा, t1/t2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन tan बीटा। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए मैं फिर से बेटा आपको 1 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के खुद समझने का ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा ही आपको। हाँ जी बेटा 1 मिनट हो चुका है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। A curve represented by x is equal to sec square t and y is equal to cot t, y is equal to cot t, if tangent at p with t is equal to pi by 4, t is equal to pi by 4, meet the curve again at q, find pq। बेटा देखिए आपको कर्व दे रखा है, आपसे बोला गया है p पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो बेटा p के उसने कोऑर्डिनेट दे दिए t को देके, क्योंकि अगर t पाई बाई 4 है तो बेटा अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 4 डालूंगा तो बेटा मुझे x मिल जाएगा, इधर पाई 4 डालूंगा तो बेटा y मिल जाएगा, इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट उसने मुझे दे दिए हैं, ठीक है। वो वापस q पे मीट कर रहा है, तो बेटा आपको q के कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि अगर q के कोऑर्डिनेट निकल गए तो बेटा आपकी p q की डिस्टेंस भी निकल जाएगी। कैसे भी समझ में आया नहीं आया, हाँ जी, ठीक है। और बेटा एक बात आपसे मैंने भी कही थी कि कभी भी अगर एग्जामिनर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन में पैरामीट्रिक फॉर्म दे दे, तो ट्राई करो उनके थ्रू एक कर्व को निकालने का, क्योंकि कर्व निकालने के बाद हमारे पास काफी सारी चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर कभी भी एक्स वाई को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दे तो कर्व निकाल लें तुरंत, क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो मुझे, ठीक है। एक्स कितना हो गया, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी कितना होता है 1 प्लस tan टी कितना होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर टी, वैल्यूज को डाल दिया तो बेटा ये मेरा कर्व मिल गया, ये मेरा कर्व मिल गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्लोप की, स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो y की जगह y की जगह कॉट, कॉट का हो गया बेटा माइनस सेक स्क्वायर टी, ठीक है ना, और x की जगह तो सेक स्क्वायर टी, तो पहले पावर का तो 2 सेक टी और फिर सेक का सेक टी कॉस टी, टी बेटा मुझे पाई बाई 4 दे रखा है, बेटा पूरा सिंप्लीफाई किया, बेटा मुझे आंसर मिल गया -1/2, क्या मिल गया -1/2, ठीक है ना, और पॉइंट मुझे मिल गया 1/2, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी, बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा मेरे पास सिंप्लीफाई करके ये आ गया x इज इक्वल टू, ये बोल दो चाहे ये बोल दो, ठीक है। मुझे क्या करना है बेटा, अब कर्व को और लाइन को सॉल्व करके देखना है, क्योंकि वो दो तरीके से तो हम ऑलरेडी दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसको भी समझो जरा, कर्व को लाइन को, अच्छा अच्छा दोनों तरीके ही हो चुके हमारे, ओके, याद हो तो इसमें तो हमने दोनों ही हो चुके हैं हमारे, यहाँ पे हमने ये यूज किया था, और इससे पहले वाले में हमने सॉल्व करने वाला प्रीवियस क्वेश्चन था,
चलिए देखते हैं। हाँ, तो बेटा ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई बेटा। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, हाँ मैंने आपसे एक बात बोली थी कि बेटा मेरे पास क्या होगा कि जब मैं कर्व को सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ चीज नहीं मिल सकती। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो बेटा ये मैंने सिंप्लीफाई किया। तो बेटा अगर आप देखो तो y-1 दो बार आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं अगर y स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 पे मेरा कर्व टच कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कर्व y इज इक्वल टू 1 पे टच करके निकल रहा है। क्या समझ में नहीं आया? हाँ, और जिसकी पावर ऑड है उस पर कट करके निकलेगा। तो जब आप ये पुट करोगे तो आपको x2 मिलने वाला है, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंट से 2,1, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा आपको वो पॉइंट मिलेगा जब कर्व आपका लाइन को टच करेगा, दैट इज 5,1/-1/√2। वैल्यूज पता है, आप डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ टेंजेंट एट y1 x1 y1 to the curve x cube plus y cube is equal to a cube meet curve again x2 y2 point x2 upon x1 plus y2 upon y1 is equal to -1। प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना होगा, जे में ये पूछ लिया होगा कभी इसकी वैल्यू क्या है, तो इस तरह से पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है ना। तो पहली बात तो पॉइंट मुझे x1 का y1 दे रखा है, तो स्लोप निकाल लें। स्लोप कितना आएगा बेटा, डिफरेंशिएट करूंगे दोनों को, ऑब्वियसली बात है इसको। तो बेटा मेरे पास आया -x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अगर बेटा मैं इनको इक्वेट करके सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब बेटा मैं किसी को किसी से भी डिवाइड कर दूं, मुझे ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। क्या आपको समझ में आया? अगर मैं x2 क्यूब और y2 क्यूब को दोनों का डिवाइड कर दूं तो इधर नीचे मुझे अकेला x2 नहीं, x2 क्यूब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इधर मुझे अकेला y2 क्यूब नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि दोनों का डिवाइड एक साथ होगा। क्लियर? इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, क्वेश्चन की मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको कर्व के अंदर डाल के भी सॉल्व करूं तो आप समझ रहे हो, फिर से कर्व में डालना, क्योंकि सब कुछ x1 भी अननोन है, x2 भी अननोन है, सब कुछ अननोन है। फिर से बेटा मेरे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि x2 को मुझे यूज करना है। अगर मैं कर्व में डालूंगा तो वहां से मेरा x2 निकलना चाहिए था, ठीक है, बट मुझे x2 को यूज करना है, तो फिर से मीनिंगलेस हो गया। आप समझ रहे हो? जब आप इसे कर्व में डालोगे, मतलब मेरे पास कर्व क्या है, इसमें डालोगे तो बेटा यहाँ से जो मेरा x निकलेगा वो मेरा x2 होना चाहिए था, x2 x1 निकलने चाहिए थे, ठीक है। तो कोश का कर्व, और दूसरा यहाँ पे y क्यूब है, तो इधर से मैं y निकालूंगा, इसको इधर ले जाके y1 को, तो ये प्लस y1 हो जाएगा। फिर इसका होल क्यूब करूंगा तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन एक तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें, अटक गए। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटा अटकने वाले केस में एक चीज याद रखना कि दोनों पॉइंट कर्व के ऊपर हैं, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू बेटा मैं क्या निकाल लूंगा, मैं बजाय किसी और के इसको निकालूंगा, इन दोनों से क्या निकालूंगा, इसको निकालूंगा, ठीक है। और उसको इसके बराबर यहां रख दूंगा, और जो मेरे पास नया रिलेशन आएगा, इस रिलेशन को और इस रिलेशन को आपस में इक्वेट कर दूंगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। तो माइनस कर दिया, देखो x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर, x2 क्यूब प्लस y2 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, माइनस कर दिया, मुझे क्या मिला, a1 क्यूब माइनस a2 क्यूब प्लस y1 क्यूब माइनस y2 क्यूब। इसको उधर ले गया, उधर लेते ही क्या आ गया, उधर लेते ये माइनस में हो गया, माइनस होते ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया बेटा, ठीक है। बट मुझे तो y2 अपन y1 चाहिए, तो बेटा अगर मैं y2 अपन y1 लेके आऊंगा तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा इसके नीचे, और ये इसके नीचे भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, देखो मुझे मिल गया y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर, x1 x2 और x2 का स्क्वायर, y1 y2 y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2, ठीक है। इधर इसकी जगह मैंने ये डाल दिया, मैंने आपसे कहा था ना। अब बेटा ध्यान से अगर मैं देखूं तो देखो, मैं चाहूँ तो y1 को एक साथ ले सकता हूँ और x को एक साथ ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे x2 अपन x1 चाहिए और y2 अपन y1 चाहिए। और देखो यहाँ पे y1 ऑलरेडी नीचे है, अगर मैं इसको ले जाऊँ तो x1 भी ऑलरेडी नीचे मिल जाएगा। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये बेटा मैंने कर दिया। अगला काम ओपन कर दो, देखो ओपन करते ही ये मुझे 1 देगा, ये y2 अपन y1
का होल स्क्वायर देगा, ये प्लस y2 पर y1 देगा, ये मुझे फिर से 1, ठीक है, दोनों कट गया। अब इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b। पूरा फंक्शन एक तरफ ले जाओ ना, हाँ जी, एक तरफ ले जाते हैं, इक्वल टू 0। बेटा कॉमन में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? बेटा कॉमन मेरे पास निकल जाएगा a माइनस बी, तो यहाँ से आएगा a माइनस बी इक्वल टू 0 और a माइनस बी इक्वल टू -1। बेटा सर -1 कैसा आया? बेटा जब मैं दोनों में से a माइनस बी लूंगा तो यहाँ पे तो बचेगा a प्लस बी, और बेटा यहाँ पे बचेगा 1, तो मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। मुझे ये मिलना चाहिए था, ठीक है। 1 जब उधर भागेगा तो मुझे क्या दे देगा? -1, ठीक है। और मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए? मुझे a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी कितना आ गया? -1 हमारा फाइनल आंसर। क्या सभी को समझ में नहीं आया? मैं इसी तरीके की आपसे बोल रहा था कि बेटा हम कई बार इस तरीके को भी यूज कर लेते हैं अगर क्वेश्चन हमारे पास कॉम्प्लेक्स जा रहा है तो। इज इट क्लियर? बेटा अगली हेडिंग है एंगल इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, एंगल इंटरसेक्शन जो हम करते हैं कर्व के बीच में, बेटा एंगल निकालने के लिए बेटा मैं आपसे आप जानते होंगे एंगल दो लाइनों के बीच का होता है, ठीक है। तो बेटा कर्व के बीच में अगर बेटा मुझे एंगल निकालना है तो बेटा हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बेटा दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ होते ही बेटा मुझे दो लाइन मिल जाएंगी, और बेटा उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा बेटा वो मेरा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व होगा, ठीक है। कैसे निकलेगा बेटा? अगर इसका स्लोप m1 होगा, इसका स्लोप m2 होगा, तो हम निकालना जानते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अगर पॉजिटिव चाहिए तो मॉड लगा दो, क्योंकि हम जानते हैं दो एंगल आएंगे, एक थीटा एक पाई माइनस थीटा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये दो एंगल आएंगे। स्टेप क्या है? फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड m2 m1, यूज फॉर्मूला, ठीक है। स्टेप हमारे ये हैं। अब बेटा यहाँ पे दो तीन चीज और काम की जाए, ध्यान से देखिएगा। इफ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बीन डिफिकल्ट, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना टिपिकल हो बेटा, तो बेटा हम m1 m2 को -1 पुट करके भी सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पॉइंट नहीं निकल रहा तो सीधे कर्व के दोनों कर्व को m1 m2 निकालो पहले, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कई बार बेटा आपका -1 आ जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर m1 m2 वर्क ना करे तो हिट एंड ट्राई यूज करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने के लिए, ठीक है ना। बेटा बहुत काम की बोल रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल कई बार हमारे सीधे स्मूथ निकाल लिया जाता है, लिखा हुआ है मैंने स्पेशली इन क्वेश्चन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन हिट एंड ट्रायल इज ए ओनली मेथड। ध्यान रखिएगा सर, ओनली मेथड का मतलब क्या है? अरे बेटा सिंपल सी बात, तू ये सोच कि अगर मैं तुझे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक तरफ दे दूं पूरा, ठीक है, और एक तरफ कोई ट्रिगो फंक्शन दे दूं, क्या दे दूं? ट्रिगो फंक्शन दे दूं, क्या आप सॉल्व कर पाओगे क्या दोनों को? आप नहीं कर सकते। तो बेटा अब आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना है, आपके लिए तो कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, क्योंकि दिख तो जाएगा बट कहाँ पे कट करेगा फिर से टिपिकल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ध्यान रखना बेटा, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के नहीं आ रहा तो m1 m2 -1 चेक कर लीजिए, ये भी नहीं दिख रहा तो हिट एंड ट्रायल देख लीजिए, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए तो हिट एंड ट्रायल बेस्ट रहता है, ठीक है ना। एक बार एक और एक सेकंड और, इफ कर्व का परपेंडिकुलर देन c1 एंड c2 आर, हाँ अगर बेटा कर्व मेरे परपेंडिकुलर है, दैट इज एंगल मेरा c1 और c2 परपेंडिकुलर है, तो बेटा मैं उसे ऑर्थोगोनल कर्व बोलूंगा। ध्यान रखिएगा, क्या बोलूंगा? ऑर्थोगोनल कर्व बोलूंगा, ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। पर बेटा कर्व अगर मान लो कोई लाइन दो बार कर्व को कट कर रही है और एक जगह 90 एक जगह 90 नहीं है, तो बेटा वो ऑर्थोगोनल नहीं होगा, ठीक है। और दोनों जगह 90 नहीं है तो बेटा वो आइसोगोनल होगा। क्या होगा? आइसोगोनल होगा, ठीक है ना। चलिए, मैंने दो कर्व लिए, एग्जाम में बोल रहा है कि मुझे के निकालना है अगर ये राइट एंगल में है, तो राइट एंगल मतलब m1 m2 इक्वल टू -1, तो इसका y1 कितना होगा? कि बेटा ये आ गया मेरा 1/2y आ गया पहले वाले से, और इससे क्या आएगा? y इक्वल टू एक्स बाई के, तो बेटा ये आ गया -k/x², ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया। बेटा प्रॉब्लम की बात क्या है कि 2xy दे रखा है मुझे, के कैसे निकालूं? क्योंकि xy की वैल्यू निकले तो के निकलेगा नहीं। बट अब ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको x y इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो बेटा मैं
और मुझे एक क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने एक्स वाई किए दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपसे ये टाइप क्वेश्चन पहले भी किए थे, हम यहाँ से इन दोनों कर्व से एक्स वाई निकाला करते थे, याद है? हाँ, तो बेटा मैं इसको लिख दूंगा 2x इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई क्या है बेटा मेरे पास की, के से के कट गया बेटा, एक्स मेरा कितना आ गया 1/2, एक्स मेरा आ गया 1/2, तो 1/2 इधर डाल दूँ एक्स में, वाई मेरा कितना आ गया, आई मेरा आ गया बेटा +-1/√2, ठीक है ना। तो सर के कितना आ गया, आपका एक्स निकल गया, वाई निकल गया, की कितना था एक्स था, तो बेटा मुझे आ गया 1/2 +-1/√2, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया +-1/√2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर दो कर्व आपस में टच करते हैं तो बेटा एंगल मेरा थीटा 0 होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फिर से बेटा ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन जेई का है, ये भी होमवर्क, समझाऊंगा ऑब्वियसली बात है, और तो उन्होंने ये पूछा है, ये भी होमवर्क, बोर्ड का है, ये भी होमवर्क, नहीं सभी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, टेंशन ना लो, बट एक बार सभी आपको ट्राई जरूर करने हैं होमवर्क। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जो होमवर्क दे रहे हैं, पाँच छः क्वेश्चन होमवर्क दिए शायद। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, और ये पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। बस 5 ही कर जाइएगा, बहुत है, ठीक है, चलिए बेटा ओके बाय।